तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर के आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। सब्जियों की नर्सरी तैयारी पर अन्नदाता की विशेष प्रस्तुति। कपास की फसल में समसामयिक कार्य। मक्का की वैज्ञानिक खेती पर जानकारी। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने प्रदेश में बहुत से कृषक जून माह में अगेती फूल गोभी की नर्सरी तैयार करते हैं। अगर आप भी इसकी नर्सरी तैयार करने जा रहे हैं तो आप कौन कौन से मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दें और नर्सरी का प्रबंधन किस प्रकार से करें, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ। किसान भाई बात करेंगे कि नर्सरी की किस तरीके से तैयारी की जाए। तो नर्सरी की सही देखभाल एवं सही ढंग से तैयारी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो आप नर्सरी जब डालने जा रहे हैं तो वो ज़मीन जो है जहाँ पे आप नर्सरी लगाएंगे वो ज़मीन आपकी अच्छी होनी चाहिए और समतल होनी चाहिए। किसी तरीके का वहाँ पे जल जमाव न होता हो, किसी पेड़ की छाया न आती हो, किसी किस्म का वहाँ पे पहले से जो है कोई खाद वगैरह न रखा हो। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि जो बीज है आपका, उस बीज को जब आप नर्सरी में डालने जा रहे हैं तो उसके पहले जो है ज़मीन जो है उसको रासायनिक विधि द्वारा आप शोधित कर लें। और रासायनिक और जैविक दोनों विधियां हैं आपको उस नर्सरी की ज़मीन को शोधित करने के लिए। तो अगर आप जैविक विधि से करना चाहते हैं तो ट्राइकोडर्मा ब्रीडी का 8 से 10 ग्राम का पाउडर जो है 20 से 30 किलोग्राम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट में मिला के उस ज़मीन में छिड़क दीजिए। उसके बाद जो है आप नर्सरी वहाँ पर तैयार कीजिए। और अगर आप रासायनिक विधि से नर्सरी स्थली का उपचार करना चाहते हैं तो 1 लीटर पानी में 2.5 ml की मात्रा जो है मिला करके वहाँ पे छिड़काव कर दें। किसान भाई, इसके बाद हम बात करते हैं जो खाद की मात्रा है वो कितनी डालनी चाहिए। तो 1 एकड़ फूल गोभी की खेती के लिए बनाई गई पौधशाला में 20 ग्राम डायमोनियम फॉस्फेट, 15 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, 15 ग्राम यूरिया और 3 से 4 किलोग्राम जो है वर्मी कंपोस्ट की मात्रा मिलानी चाहिए। और जो क्यारी का आकार होना चाहिए वो 2 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा होना चाहिए। इस तरीके से आप क्यारी बनाएंगे तो आपकी क्यारी जो है अच्छी होगी। सबसे पहली सावधानी ये बरतनी चाहिए कि अगेती फूल गोभी जब हम लगाने जा रहे हैं तो उसकी किस्मों का जो चुनाव है वो अगेती के लिए ही हो। ऐसा न हो कि हम पिछात और मध्यम में उगने वाली फूल गोभी के बीज को अगेती में लगा दें, क्योंकि अगेती फूल गोभी की प्रभेद का जब हम चयन करते हैं तो उस वक्त ये ध्यान रखते हैं कि जो हमारा फूल गोभी की पौध है उस पौध में पत्ते ज़्यादा निकलते हों, जिससे कि हमारा जो फूल गोभी का फूल है वो फूल उन पत्तों के बीच में सुरक्षित रह सके। और इनमें जो कुछ नाम है, जैसे सबसे पहली किस्म की बात आती है वो पूसा दीपाली किस्म है।
इसकी जो औसत उपज क्षमता है वो 40 से लेकर 45 कुंटल तक है। उसके बाद दूसरी किस्म है किसान भाइयों पंत गोभी 4 की। ये किस्म 60 से 65 दिनों में पककर तैयार हो जाती है तथा इसकी उपज क्षमता जो है 45 से 50 कुंटल प्रति एकड़ तक प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद एक और किस्म है पूसा सिंथेटिक। यह भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा विकसित किस्म है और इसकी उत्पादन क्षमता 45 से लेकर 50 कुंटल प्रति एकड़ है। पूसा कार्तिकी है। इस किस्म के फल जो है भूरे रंग के व बिखरे हुए होते हैं और इसकी फसल अक्टूबर में तैयार हो जाती है और इसकी जो उपज क्षमता है ये 40 से लेकर 45 कुंटल प्रति एकड़ तक है। कोसी क्वारी एक किस्म है। ये किस्म 65 से लेकर 70 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसकी औसत उपज क्षमता 48 से लेकर 50 कुंटल प्रति एकड़ है। उसके बाद किसान भाई बात करते हैं अगेती फूल गोभी के लिए जो उपयुक्त बीज दर है उसकी बात करते हैं। तो अगेती फूल गोभी के लिए अधिक बीज की आवश्यकता होती है और उन्नत प्रभेद का अगर बीज आप इस्तेमाल में लाते हैं तो 250 से लेकर के 300 ग्राम और अगर आप हाइब्रिड जो संकर किस्में हैं उनका प्रयोग करते हैं तो उनका 100 से लेकर 180 ग्राम जो है प्रति एकड़ की दर से इसकी ज़रूरत होती है। और बीज को जब आप पौधशाला में ले जा रहे हैं लगाने के लिए तो उससे पहले उसको जो है ज़रूर जो है उपचारित कर लें। 1 किलोग्राम अगर बीज है आपका तो उसमें 2.5 ग्राम के हिसाब से कैप्टान या थीरम से उस बीज को उपचारित कर लें। उपचारित करने के बाद ही उस बीज को लगाना चाहिए। किसान भाई जो बीज है आपकी उस बीज में थोड़ा सा बालू मिला करके या गोबर की खाद मिला करके एक बीज एक स्थान पर गिरावें और गिराने के बाद जो है हल्की सिंचाई कर दें और सिंचाई करने के बाद उसके ऊपर वर्मी कंपोस्ट की एक परत जो है उसके ऊपर डाल दें। जो इस समय में आप बीजस्थली तैयार करते हैं, नर्सरी तैयार करते हैं तो वर्षा की बूंदों से बीजस्थली को नुकसान पहुंचने का खतरा हो जाता है। तो आप बांस की कमाची बना करके उस कमाची के ऊपर नेट जो मच्छरदानी होती है आपकी नेट होती है उसको या फिर पॉलीथीन की शीट को लगा देंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जो गोभी की पौधे जो नव पौध हैं उस पर वर्षा की सीधी बूंदें जो है वो नहीं पड़ेगी और आपकी पौध जो है वो सुरक्षित रहेगी। हमारे राज्य के जिन किसानों ने संचित कपास की फसल लगाई है वो 20 से 30 दिन की अवस्था पर होगी और इस समय फसल में समसामयिक कार्यों को करना जरूरी है, तभी आगे चलकर फसल से अधिक उपज ले सकते हैं। तो संचित कपास की फसल में कौन से कार्यों को करना है, आइए जानते हैं प्रगतिशील किसान सुधाकर महाराज से। शुरू से कपास की फसल लगाता हूँ। 14 जून को मैंने कपास लगाई थी और पानी पे निकालने के लिए नल्ली वल्ली डाल के रखी थी, पर इस साल मानसून जल्दी आने के कारण मेरे को वो मुसीबत से मुक्ति मिल गई और भगवान का पानी आने के कारण कपास भी निकल गई, 2-2 पत्ती भी आ गई है और उसमें घास हुआ है। तो मैं अभी जोताई चल रही है उसमें और इसके बाद में निंदाई करूँगा। फिर उसके बाद में अभी मटेरियल डालना चालू है, रासायनिक खाद डालना चालू है और इसके बाद में फिर गोबर खाद पड़ा हुआ है, गोबर खाद डालेंगे। अभी जो हमारे प्रदेश में जहाँ पर कपास लगता है वहाँ पर 2 तरह के कपास लगते हैं। एक तो ये कि गर्मी में कपास लग चुका है और वो उग चुका है, पौधे बड़े भी हो चुके हैं थोड़े थोड़े। भी जो सबसे अहम बात है कि बुआई के समय उर्वरकों का प्रयोग बहुत कम किसान भाई करते हैं। तो मैं यहाँ पर सलाह देना चाहता हूँ कि जो संतुलित मात्रा में उर्वरकों की प्रयोग होने चाहिए, तो संकर कपास होने के नाते इसे अधिक मात्रा में उर्वरकों की आवश्यकता होती। तो इसके लिए 150 किलोग्राम तक नत्रजन प्रयोग कर सकते हैं और 80 किलोग्राम फास्फोरस का यानी स्फुर का प्रयोग करना चाहिए 2.5 एकड़ में यानी 1 हेक्टेयर में और 60 किलोग्राम पोटाश का प्रयोग करना चाहिए 1 हेक्टेयर में। उर्वरकों में से नत्रजन की 10% मात्रा बुआई के समय, स्फुर और पोटाश की 50% मात्रा बुआई के समय अवश्य रूप से दें। इसके अलावा जो नत्रजन बचता है उसके 4 भाग कर लें और उस 4 भाग में से हर एक भाग को 30 दिन के बाद अपने खेतों में प्रयोग करें। और इसके अलावा जो आपका आधा पोटाश और स्फुर बचा है उसको 50-60 दिन बाद प्रयोग करें, तो इससे आपको अधिक लाभ होगा। इसके बाद कृषि क्रियाओं में मुख्य रूप से सबसे पहले आता है कि आपको अपने खेत को किसी भी तरह से, किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से घास से रहित करना होता है। तो उसके लिए बख्खर चला करके उसकी निराई गुड़ाई करें अथवा दूसरे जो भी आपके पास संभव तरीके हों उनका प्रयोग करके घास अवश्य निकालें।
और इसके अलावा जो हमारी बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है वो ये है कि जब आप कपास लगाते हैं और सारी कृषि क्रियाएं करते हैं, उस बीच में बहुत जगह के पौधे नष्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, या तो काट देते हैं, कुछ पौधे उगते नहीं हैं, किन्हीं न किन्हीं कारणों से उसमें अंतर हो जाता है, गैप बन जाता है। तो उस गैप को पूरा करने के लिए आपको मैं यहाँ से सुझाव दूंगा कि जिस समय आप अपना कपास की बुआई करते हैं, उसी समय कुछ बीज जो आपके बच जाते हैं उनको पन्नी में और अच्छा सा गोबर का खाद और मिट्टी का बना हुआ मटेरियल, मिट्टी बना लें, मिट्टी और गोबर का मिश्रण कर लें और उसको पन्नियों में भर करके उसमें बीज को उगा लें। तो जहाँ जहाँ आपका गैप हुआ है फिर उसके बाद उस पौधे को वहाँ लगा दें। तो इससे क्या होगा कि आपके खेत में कोई पौधा छोटा कोई बड़ा नहीं दिखेगा, सारे पौधे एक साथ चलेंगे। तो जो किसान भाइयों यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जैसे रस निकालने के बाद जब हमारा पौधा बड़ा होना शुरू होता है तब उसमें तरह तरह की समस्याएं आती हैं। पहली समस्या आती है रस चूसक कीटों की। तो किसान भाइयों, कपास की फसल में अंकुरण अवस्था से ही रस चूसक कीटों का प्रकोप शुरू हो जाता है, जैसे माहू, फुदका, तेला, सफेद मक्खी आदि। ये कीट पत्तियों का रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं। आइए बात करते हैं इनके समेकित प्रबंधन की। इस हेतु खेत की ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें, रोग प्रतिरोधी प्रजातियों का चयन करें, खेत को खरपतवार मुक्त रखें, फसल चक्र अपनाएं, बोने से पहले बीजों को फफूंदनाशी द्वारा बीजोपचार अवश्य करें, जल निकास का उत्तम प्रबंधन करें। अंतर्वर्ती फसल लगाने पर भी रोगों का प्रकोप कम होता है। नत्रजनीय उर्वरकों का प्रयोग संस्तुत की गई मात्रा के अनुसार करें। जैविक दवा में नीम आधारित कीटनाशक दवा 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। पर्ण कुंचन रोग के नियंत्रण के लिए किसी भी अंत प्रवाही कीटनाशक जैसे एसिटामिप्रिड का 1 ग्राम 3 लीटर के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही वापस लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां, तो आप बने रहिए हमारे साथ। वो रूहानी लफ्ज जो आज भी हैं जहन में, वो खुदाई मौसीकी जो ले आए जन्नत जमी पर। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। वो दिलकश अंदाज जो लौटा लाए गुजरा जमाना। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। देखिए भूले बिसरे गीत, डरना क्या जब प्यार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है और अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। जैसा कि प्रदेश में खरीफ फसल के रूप में मक्के की बुआई का कार्य इस समय तेजी पर है, तो किसान भाइयों, फसल से अधिक उपज के लिए आप बुआई के समय तकनीकी बिंदुओं पर अवश्य ही ख्याल रखें, जिस पर विस्तृत जानकारी दे रहे हैं किसान भाइयों। आज हम वार्ता कर रहे हैं खरीफ मक्का की बुआई के संबंध में बात, जो कि खरीफ मक्का की बुआई का समय लगभग अब शुरू हो चुका है, क्योंकि इसकी बुआई 15 जून से 15 जुलाई में सबसे अच्छा समय माना जाता है बुआई का, खरीफ मक्का की बुआई का। अब बताते हैं खरीफ मक्का की बुआई में हमारे किसान भाई अधिक पैदावार और अधिक आमदनी कैसे प्राप्त करें। इसके लिए किसान भाइयों आपको देखना यह है कि जो खरीफ मक्का की जो प्रजातियां हैं जिनसे आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं, पहले उस पर ध्यान दें। उसमें प्रजातियों में है, अगर आप क्वालिटी प्रोटीन में मक्का की बात करते हैं जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, उसमें है HQPM 1, HQPM 4, HQPM 5।
ये तो है हाई क्वालिटी प्रोटीन में, जिसमें कि इसके रोटी खाने के लिए, जैसे हमारे किसान भाई कुछ मक्का के अपने रोटी में खाने के लिए प्रयोग करते हैं, यह प्रजातियाँ उनके लिए। इसके अलावा किसान भाइयों, जैसे हमारा हाइब्रिड की जो प्रजातियाँ हैं जो कि शीघ्र पकती हैं, जैसे PEHM2 पूसा अर्ली मेज हाइब्रिड है। यह प्रजाति बहुत कम समय में पक के तैयार हो जाती है। इसी के साथ पूसा शंकर मक्का 5 है, इसको आप चयन कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक मक्का है AH58, आप इसको ले सकते हैं, जिससे कि आप अधिक पैदावार ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे हमारा जो कुछ प्राइवेट सेक्टर की जो कि प्रजातियां हैं, जिसको कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव्ड किया गया है, कि उसको भी आप लगा सकते हैं। उसमें PAC 746 है। इसके अलावा कुछ प्रजातियाँ नवीन, तरुण, श्वेता आदि प्रजातियाँ हैं, जिनको आप लगा सकते, अच्छी पैदावार ले सकते हैं। खेत की तैयारी की बात आती है, गर्मी की एक मिट्टी पलट वाले हल से जुताई अब अवश्य कराएंगे। इसके बाद 2 से 3 बार देसी हल या जो टिलर होता है उसे जुताई करके आप खेत को अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। अब इसके पोषक तत्व प्रबंधन की बात आती है, तो इसके लिए जो हमारी अधिक उत्पादकता वाली प्रजातियाँ, उसमें 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से होती है। फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई के समय आपको देना है। उसके बाद फिर आप बुआई करने के लिए जाएंगे। जहाँ तक रही बात अब बुआई करने के पूर्व इसके इसमें डालें। अब देखिए, आप ध्यान दें, जहाँ के बीज दर की मात्रा की बात होती है, तो मक्का की बुआई के लिए बुआई करते समय आपको ध्यान दे देना है कि मक्का का जो स्वस्थ पौधा ज़मीन के अंदर से अंकुरित हो, बीमारी रहित पौधा, जिसे बीमारी ना लगा हो। अगर बीमारी नहीं लगा है तो आपकी पैदावार अच्छी होगी। इसके लिए किसान भाई करना क्या है कि आप मक्का के बीज को 3 ग्राम थीरम और 2 ग्राम कार्बेंडाजिम, यह मात्रा होती है 1 किलोग्राम बीज की। उस दवा के ऊपर कदापि आप पानी का छिड़काव न करें, क्योंकि यह दवा के अंदर इतना खुद कंटेंट होता है जो कि बीज के ऊपर पड़ते हैं, अपने आप उसके ऊपर चिपक जाता है, उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है। बीज शोधन करने के 15-20 मिनट के बाद आप इसकी खेत में बुआई करेंगे। इसको 2 तरीके से बोया जाता है। जो संकर प्रजातियां हैं, जो कि अधिक पैदावार देने वाली प्रजातियां हैं, उनको आप 60 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी और 20 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी आपको रखना आवश्यक है। लेकिन हमारी जो प्रजातियां संकर नहीं, जो इन प्रजातियों को बोने के लिए आपको 45 × 20 सेंटीमीटर, यानी कि कतार से कतार 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखने की आवश्यकता पड़ती है। और जहाँ तक बोने की गहराई आप ध्यान रखें, जब बुआई कर रहे हैं तो 5 सेंटीमीटर की गहराई पर्याप्त होती है मक्का की बुआई करने के लिए। इसके साथ साथ किसानों, हमारा मक्के के खेत में बरसात का सीजन होता है, खरीफ का मौसम में खरपतवारों की समस्या ज़्यादा होती है। तो आपको इससे बचाव करने, खरपतवार के नियंत्रण करने के लिए किसान भाई यदि मक्का की खेती कर रहे हैं, तो बुआई करने के 36 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर आप पेंडीमेथिलिन दवा आती है, आप उसको 3.3 लीटर मात्रा 700 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर दें। छिड़काव करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जब आप खेत में प्रयोग करें तो उस छिड़काव करते हुए आप उल्टे पैर पीछे की तरफ आप चलते रहिए। तो आप इससे क्या होता है कि जहाँ ये दवा का एक स्तर बनता, लेयर बनता है, वह टूट नहीं पाए, नहीं तो खरपतवार का नियंत्रण आसानी से नहीं हो पाता। इसी के साथ साथ किसान भाई, यदि ये जैसे कि आपको मौसम लगा, जिस दिन आप बुआई कर रहे हैं आपको आभास हो रहा है कि बारिश की संभावना है, तो आप इस खरपतवार नाशी का प्रयोग न करें। आप अच्छा ही होगा कि आप आगे चल करके आप इसमें जब 20-25 दिन बाद आप निराई गुड़ाई कर दें, जिससे खरपतवार पूरे ख़त्म हो जाएंगे। निराई गुड़ाई करने से फ़ायदा हो जाएगा कि आपने जो कतार से कतार की दूरी तो सही बनाई थी, जो पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर की बात होती है, वह नहीं हो पाती, सही हो पाती। तो आप निराई गुड़ाई करते समय ही पौधे से पौधे की दूरी का भी निर्धारण कर लेंगे। तो किसान भाइयों, जहाँ तक ये मक्का उत्पादन की और इससे आमदनी लेने की बात है, जो हमने प्रमुख बिंदु आपको बताए हैं, यदि आप इन बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे तो आप मक्का से अधिक उत्पादकता और अधिक आय की प्राप्ति कर सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी। BBC ग्लोबल इंडिया, महसूस करें खबरों की धड़कन।
धन्यवाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अपने जो जुगाली करने वाले पशु हैं, चाहे वो गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, इनका जो पेट होता है, स्टमक जिसे कहते हैं, वो 4 भागों में बटा हुआ होता है, जैसे र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। ये जानवर की अपनी फिजियोलॉजी है जो जुगाली करने वाले हो। अब नॉर्मली अपन दाना खिलाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होती है, मिनरल्स, विटामिन्स भी होते हैं। ये सारी महंगी महंगी चीज़ें अपन खिला रहे हैं। अब ये जो बाईपास प्रोटीन का जो टेक्नोलॉजी है, ये जो खल अपन जो खिला रहे हैं, चाहे सरसों की है, अलसी की है, मूंगफली की है, ये जानवर को प्रोटीन की आपूर्ति के लिए खिलाते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जब अपन इन खलों को पशु आहार में मिक्स करके खिलाते हैं तो जो खल का फर्मेंटेशन है या डिग्रेडेशन है वो पशुओं के पेट यानी कि जिसको र्यूमन कहा जाता है उसमें होता है। जब र्यूमन में डिग्रेडेशन होता है या फर्मेंटेशन होता है तब उससे मिलने वाली जो एनर्जी है उसका लॉसेस या हास बहुत ज़्यादा होता है। जब तक अपन इस मिलने वाली एनर्जी का जो लॉसेस हो रहा है हीट इंक्रीमेंट HI के रूप में, इसको अपन जब तक कम नहीं कर पाएंगे तब तक इसका अपन यूजफुल उत्पादन के कार्यों में नहीं ले पाएंगे। यूजफुल उत्पादन कार्य में नहीं ले पाएंगे मतलब कि ना तो उस एनर्जी को अपन ग्रोथ के लिए काम में ले पा रहे हैं और ना ही अपन उसको दूध उत्पादन के लिए काम में ले पाएंगे। अब अपन को ये कोशिश करी जाए कि जो प्रोटीन इतना महंगा जो पार्ट है पशु आहार का, उससे जो एनर्जी मिलती है उसका पूरा उपयोग अपन कर पाए। इसके लिए ज़रूरी है कि जो सामान्य तरीके से जो प्रोटीन का जो फर्मेंटेशन होता है जो र्यूमन के अंदर होता है उसको र्यूमन में फर्मेंट नहीं करा के या डिग्रेड नहीं करा के सीधे तौर पे उसको एबोमेजम या ट्रू स्टमक जिसको कहा जाता है वहाँ उसका हम फर्मेंटेशन करा पाते हैं। तो उससे जो मिलने वाली एनर्जी है उससे करीब 15 से लेके 20% तक दूध उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। और अगर अपन ऐसे फीड को जो बाईपास प्रोटीन वाला फीड है अगर किसी ग्रोइंग एनिमल को खिला रहे हैं, पाड़ी को खिला रहे हैं या हीफर को खिला रहे हैं, भड़वार वाले जानवर को खिला रहे हैं, तो वो करीब 30 से लेके 40% तक उनके ग्रोथ में या वृद्धि में बढ़ोतरी संभव है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे हम इसका बाईपास प्रोटीन का फीड तैयार कर सकते हैं। बाज़ारों में हालांकि बाईपास प्रोटीन युक्त पशु आहार मिल रहा है, लेकिन एक पशुपालक अगर जो राशन जो बना रहा है वो अपने घर पे भी तैयार कर सकता है। वो कैसे तैयार कर सकता है, इसमें करना क्या होता है, अगर पशुपालक भाई अपने खेत पे भी या अपने बाड़े में भी करना चाहे अपने पशुओं के साथ में, तो खल को आपको 4% फॉर्मेलिन के साथ ट्रीट करना है। उस खल को ट्रीट करने के पहले खल को आपको मिक्स करना, ग्राइंड करना पड़ेगा। ग्राइंड करके नहीं उसको अपन 4% फॉर्मेलिन से ट्रीट कर देते हैं और 3 दिन अपन उसको एनारोबिक कंडीशन में बंद कर देते हैं ताकि पूरी तरह से वो रसायन फीड पर काम कर सके। इसके उपरांत फिर अपन उसको निकाल के और थोड़ी देर हवा में रखने के बाद ताकि उसकी जो गंध है फॉर्मेलिन की वो बाहर निकल जाए, उसके बाद फिर अपन अपने जानवर को खिला सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो केक सामान्यतः र्यूमन में जो पचती है वो र्यूमन में से पच ना कर वो सीधे र्यूमन से बाईपास होती हुई और ट्रू स्टमक एबोमेजम में चली जाएगी। अब इसकी अगर अपन एक कॉस्ट निकालें कि क्या खर्चा आता है, तो करीब अगर अपन प्रोटीन या खल को उपचारित करते हैं तो उसमें 1 किलो
पर 1 रुपया खर्चा आता है। तो कहने का मतलब ये है किसान भाइयों, इन तकनीक का उपयोग करने से जो अपना इतना महंगा अपन पशु आहार खरीद रहे हैं या पशु आहार के इंग्रेडिएंट अपन खरीद रहे हैं, उसका अपन बेहतर उपयोग कर पाते हैं। क्योंकि पशु को देखिए प्रोटीन चाहिए। अब कहने को लिए अपन प्रोटीन की आवश्यकता काफ़ी हद तक कम दूध देने वाले जानवर की यूरिया खिला के भी अपन आपूर्ति कर सकते हैं। लेकिन जो जानवर 4-5 किलो दूध दे रहा है दिन का, उसके लिए यूरिया अपने आप में काफ़ी है। यूरिया से भी ट्रीट कर किया जा सकता है और उससे भी आज जानवर की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सकता है। लेकिन जो अधिक दूध देने वाले जानवर हैं, 15 से 20 किलो प्रतिदिन जो दूध देने वाले जानवर हैं, उनको अगर अपन बाईपास प्रोटीन का उच्चारित फीड अपन खिलाते हैं तो उससे अपन उनसे उनकी दूध उत्पादन की वृद्धि भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ अपन अगर वृद्धि वाले जानवर को खिला रहे हैं तो उनकी वृद्धि को दर को बढ़ा सकते हैं और साथ साथ इसके अपन उसके जो लागत जो आ रही है अपनी, उस लागत को कम करके और उस अवयवों का अपन बेहतर उपयोग कर पाएंगे। साथ ही किसान भाइयों, सोयाबीन की खेती के लिए जो महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि खेत की तैयारी कैसे करें। एक जो जुताई है वो मिट्टी पलट हल से तथा 2-3 जुताइयाँ कल्टीवेटर या हैरो से करने के बाद अच्छी प्रकार से पाटा लगा देते हैं। इसकी जो सोयाबीन की प्रजातियाँ हैं, जो बीज दर है हमारी सोयाबीन की, ये 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से जो है इसकी बुआई की जाती है। लेकिन अगर किसान भाइयों बीज किसी कारणवश उपचारित नहीं है तो इसको जो है 2 ग्राम थीरम और 1 ग्राम कार्बेंडाजिम से प्रति किलोग्राम बीज की दर से इसको बीज का शोधन उपचार कर लें। 10 किलोग्राम बीज को जो है छाए में सुखा करके और अच्छी प्रकार से इसके ऊपर हम ये जो कल्चर का हमने जो लेप बनाया है ये हाथों से मिला देते हैं और हवा में सूखने देते हैं। जब हम सुबह के 10 बजे तक या शाम 4 बजे के बाद, यानी कि जब धूप कम हो, उस समय हम इसकी बुआई करते हैं। जहाँ तक उर्वरकों की बात है तो इसमें सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि हम मृदा परीक्षण के आधार पर साथियों उर्वरकों का चयन करें। उर्वरकों की संस्तुति दी जाती है, लेकिन अगर किसी कारणवश हमारे किसान भाई मिट्टी का परीक्षण नहीं करा पाए हैं तो इसमें नाइट्रोजन 20 किलोग्राम, फास्फोरस 80 किलोग्राम और पोटास 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसमें हम डालते हैं। साथ ही साथियों इसमें 200 किलोग्राम जिप्सम की भी संस्तुत की जाती है और ये सभी के सभी जो है बुआई के समय, जब हम अपनी खेत की बुआई कर रहे होते हैं उस समय डाल देते हैं। किसान भाइयों, इसका जो बुआई का जो सर्वोत्तम समय है सोयाबीन का, वो 20 जून से 10 जुलाई के मध्य सर्वोत्तम समय पाया जाता है। तो हमेशा इसको जो है लाइन से बुआई करनी चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी है वो 45 सेंटीमीटर रखी जाती है और पौधे से पौधों की दूरी 3 से 5 सेंटीमीटर रखी जाती है। इस प्रकार से अगर किसान भाई हमारे वैज्ञानिक खेती करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारे किसान भाइयों को अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.hp@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें खेती बाड़ी संबंधित किसी भी समस्या के निवारण के लिए हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180042540885 पर शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।
आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।